नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ घर पर होंगे। और अभी सावधानी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देख रहे हैं कि हर शहर में हर जगह कोरोना का प्रसार कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहा है। इसलिए अभी सावधानी की अति आवश्यकता है। आप लोग इसको समझें, फॉलो करें, घर में रहें ज्यादा से ज्यादा। जब तक कि कोई इमरजेंसी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। क्लियर है। चलिए मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के मगध के उत्कर्ष वाले टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे कि मगध के उत्कर्ष में तीन महत्वपूर्ण काल हैं। एक है पूर्व मौर्य काल, एक है मौर्य काल और एक है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के पहले हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, और मौर्य काल के पहले पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल। और हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व मौर्य काल। इसमें हम आपको बताए थे कि तीन वंश ने शासन किया है। फर्स्ट हर्यंक वंश, जिस पर हम पूरा क्लास आप लोग को दे चुके हैं। दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। और इसी समय हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जिसमें दो आक्रमण हम आप लोग को पढ़ाए हैं, बताए थे। एक है ईरानी आक्रमण और एक है यूनानी आक्रमण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। तो ये पूर्व मौर्य काल हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे एंशिएंट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और वह टॉपिक्स है मौर्य काल। बहुत परीक्षा उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कौन वंश भाई? शिशुनाग वंश। तो मगध के उत्कर्ष में सबसे बड़ी भूमिका हर्यंक वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश। इसका शासन काल है 412 से 344 ईसा पूर्व। याद रखना है शिशुनाग वंश कब से कब तक शासन किया। अगर यह क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे? 412 से 344 ईसा पूर्व। क्या कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है, इस वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा हम लोगों का शिशुनाग। क्या आंसर होगा? शिशुनाग। कोई डाउट? चलिए ध्यान देना है कि शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक था? 412 से कब से भाई? 412 से 394 ईसा पूर्व, 394 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम लोग BC भी कहते हैं। क्लियर है। तो शिशुनाग जो है इस वंश के संस्थापक थे, और इनका शासन काल है 412 से 394 ईसा पूर्व। भाई क्लियर? चलिए ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अवंती पर विजय। अवंती पर विजय, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अवंती एक बहुत महत्वपूर्ण ताकतवर महाजनपद था। हम आप लोग को पढ़ाए थे कि 16 महाजनपद में 4 बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत ताकतवर थे। उसमें से एक अवंती है, और अवंती पर विजय प्राप्त करना यह शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किनका भाई? शिशुनाग का। क्लियर है? शिशुनाग वंश का। तो अवंती पर विजय किस शासक के द्वारा प्राप्त किया गया? अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछे, क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा शिशुनाग। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा किस शासक को हराकर? तो अवंती वर्धन। उस समय अवंती के शासक कौन थे? अवंती वर्धन शासक थे। और इसको पराजित करके प्रद्योत वंश, प्रद्योत वंश का अंत कर दिया गया। अंत किस वंश का भाई? प्रद्योत वंश का अंत। तो अवंती पर विजय शिशुनाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये याद रखना है आप लोग को। क्लियर है?
दूसरा ध्यान रखना है आप लोग को कि शिशुनाग जो है अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया। तो शिशुनाग की राजधानी कहां है, यह क्वेश्चन भी पूछता है आप लोग से। आप लोग का आंसर क्या होगा, वैशाली। क्लियर है, क्या आंसर होगा भाई आप लोगों का, वैशाली। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला राजधानी मगध का कौन था, आंसर होगा राजगृह। किसके द्वारा स्थापित किया गया, बिंबिसार द्वारा, फर्स्ट राजधानी। तो पहली राजधानी जो है वो कहां है मगध का, ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। इसके बाद राजगृह के बाद राजधानी बना पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र कौन स्थानांतरित किया, तो उदयीन। तो राजगृह प्रथम राजधानी। क्लियर है, तो अगर आप लोग से पूछे कि मगध की प्रथम राजधानी कहां है, आप लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर होगा भाई राजगृह। राजगृह के बाद कहां, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद राजधानी हो गई वैशाली। वैशाली, और ये कौन किया, तो शिशुनाग। क्लियर है, कौन किए भाई, शिशुनाग। और वैशाली के बाद राजधानी फिर से आया पाटलिपुत्र, और ये कौन, तो आंसर होगा कालाशोक। कौन भाई, कालाशोक। किस वंश के हैं, शिशुनाग वंश के हैं। तो ये राजधानी पर ध्यान दीजिए, यहां से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग कर पाएंगे। सबसे पहला राजधानी बताइए, राजगृह। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली, और वैशाली के बाद फिर पाटलिपुत्र, और मौर्य काल में भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा। तो ये क्रम है, सीक्वेंस है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो अब आइए, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हैं, शिशुनाग। शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व। किस पर विजय महत्वपूर्ण है भाई, अवंती पर विजय। किनके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा। किस वंश का अंत हुआ, प्रद्योत वंश का। कौन अंतिम शासक थे प्रद्योत वंश के, अवंती वर्धन। इनको पराजित करके शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। यह क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कहां स्थानांतरित किया, आंसर क्या देंगे आप लोग, आप लोग का आंसर होगा कहां भाई, वैशाली। तो याद रखिएगा, वैशाली किनकी राजधानी है, तो आंसर क्या देंगे आप लोग, शिशुनाग। क्लियर, तो ये हम लोग पढ़े, पहला शासक शिशुनाग। दूसरा शासक इस वंश का है कालाशोक। दूसरे शासक कौन है भाई, कालाशोक। तो शिशुनाग वंश में दो शासक हुए, एक महत्वपूर्ण जो हैं, एक हुए शिशुनाग और दूसरा शासक हुए कालाशोक। और कालाशोक को हम लोग काकवर्ण भी कहते हैं। वो और किस नाम से जाने जाते हैं, काकवर्ण, कालाशोक या फिर काकवर्ण। क्या नाम होगा, काकवर्ण। तो दूसरे शासक जो हुए शिशुनाग वंश के, वो कौन है, तो आप लोग का आंसर क्या देंगे, आप लोग बताइए, कालाशोक और या फिर काकवर्ण। क्लियर है, इनका शासनकाल देखिए 394 से 366 ईसा पूर्व। 394 से 366 ईसा पूर्व, ये इनका शासनकाल है। किनका भाई, कालाशोक का। चलिए, कालाशोक के समय एक ही महत्वपूर्ण बात है जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, आप लोग को पहले भी हम करा चुके हैं, द्वितीय बौद्ध महासंगीति। तो द्वितीय बौद्ध महासंगीति किसके काल में हुआ, कालाशोक के काल में। ध्यान रखिएगा, पूछे अगर समय कब हुआ, तो आंसर होगा 383 ईसा पूर्व। क्लियर है, चलिए समय, स्थान अब ध्यान दीजिए, स्थान अगर पूछे तो क्या होगा, वैशाली। क्लियर है, आइए अध्यक्ष अगर पूछे तो आंसर होगा सबाकमीर या फिर सुबुकामी। क्लियर है,
और इस अधिवेशन में कार्य क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म दो भाग, एक को कहते हैं अस्थविर और दूसरे को कहते हैं महासंधिक। तो ये याद रखिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को काला शोक से पूछा जाता है। काला शोक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई कि द्वितीय बौद्ध महासंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? आप लोग का आंसर क्या होगा? काला शोक या फिर काकवर्ण। क्लियर है? कब भाई? 383 ईसा पूर्व में। कहां? तो वैशाली में। क्लियर है? और अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी। क्लियर है? कौन थे अध्यक्ष? सुबुकामी। और क्या कार्य हुए? तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, दो संप्रदाय में बटा, एक को कहते हैं अस्थविर और दूसरे को कहते हैं महासंधिक। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, नंदीवर्धन। कौन भाई? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? नंदीवर्धन। और इनका शासनकाल है 366 से 344 ईसा पूर्व। 366 से 344 ईसा पूर्व। और इनके एक मंत्री थे जिनका नाम है महापद्मनंद। क्या नाम है? महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। क्लियर है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। कब से कब तक शासन किया भाई? 366 से 344 ईसा पूर्व। इसके मंत्री कौन थे? महापद्मनंद। और इसने नंदीवर्धन की हत्या करके मगध में एक नए वंश की स्थापना किया और उस वंश का नाम है नंद वंश। तो आज हम लोग पहले वंश को किए और वह वंश है हमारा कौन? तो शिशुनाग वंश। अब हम लोग दूसरा कर रहे हैं नंद वंश। कौन भाई? नंद वंश। नंद वंश में भी दो ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, एक महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। तो ये दो महत्वपूर्ण शासक को हम लोगों को करना है और हम सिर्फ उसी पॉइंट के साथ चर्चा कर रहे हैं जिसके एग्जाम में पूछने की बहुत प्रबल संभावना है। सिर्फ उसी पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत है बताने के लिए और वो फिर आपके लिए हेडेक हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो उतना ही करना है हम लोग को जहां से प्रश्न हमारा लड़ जाए। और पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें, कहीं से कोई सेट निकालें, बन जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं नंद वंश। कौन वंश भाई? नंद वंश। चलिए, नंद वंश का जो शासन काल है वो है 344 से 323 ईसा पूर्व। 344 से 323 ईसा पूर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, नंद वंश का बताइए शासन कब से कब तक? क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 344 से 323 ईसा पूर्व। अब आइए संस्थापक। इस वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। कौन भाई? महापद्मनंद। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला शूद्र शासक, भारत का पहला शूद्र शासक कौन हुए? महापद्मनंद। किनके अनुसार? तो पुराणों के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार भारत के पहले शूद्र शासक थे कौन? महापद्मनंद। क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला ध्यान रखना है हम लोग को
कि महापद्मनंद को कहा गया है? फर्स्ट, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक। पहला, महापद्मनंद को एक नाम से जाना गया है, क्या नाम है भाई? सर्व छत्रांतक। और सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व छत्रांतक किसको कहा गया है? यह क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। आप लोग कर पाएंगे? अब बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आंसर देंगे आप लोग? महापद्मनंद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दूसरा है इनकी उपाधि भार्गव। भार्गव क्या है भाई? भार्गव। तो भार्गव नाम से भी कौन जाने जाते थे? आंसर क्या होगा हम लोग का? महापद्मनंद। और भार्गव का अर्थ हुआ परशुराम के दूसरे अवतार। तो इनको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है और इसका नाम क्या है भाई? भार्गव। तो महापद्मनंद को किस किस नाम से जाना जाता था? ये आप लोग कर पाएंगे? दो नाम से। बताइए फर्स्ट कौन है? बोलिए भाई, आप लोग सुन रहे हैं हम। जो आप लोग बोलेंगे वो मेरे एकदम यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। आप लोग बोलिए, बोलकर तो देखिए, हम अनुभव करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए बताइए क्या दो नाम है? सर्व छत्रांतक और भार्गव। क्लियर? अगला देखिए, महापद्मनंद ने दो उपाधि धारण की। दो उपाधि धारण की। फर्स्ट है एक राट। फर्स्ट उपाधि क्या है? एक राट। तो महापद्मनंद दो उपाधि धारण किए थे, एक है एक राट और दूसरा है एक छत्र। एक छत्र। तो ये याद रखिएगा, इन दो नाम से जाने जाते थे। दो उपाधि धारण किए थे कौन? महापद्मनंद। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त। पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त किया। तो पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम शासक कौन थे? आंसर क्या देंगे आप लोग? बताइए। तो आंसर होगा महापद्मनंद। तो पहली बार कलिंग पर विजय किसके द्वारा प्राप्त किया गया? एक्चुअली हमारे दिमाग में हमेशा अशोक का नाम आता है, लेकिन याद रखिएगा अगर पूछ दे पहली बार कलिंग पर विजय कौन प्राप्त किया था, तो आप लोगों का आंसर एकदम होना चाहिए महापद्मनंद। क्लियर है? और वहां पर एक नहर खुदवाया। नहर खुदवाई। तो कलिंग में एक नहर खुदवाने का श्रेय किस शासक को जाता है? महापद्मनंद। और ये जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, स्रोत क्या है? तो स्रोत है कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किस अभिलेख से पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किनका यह अभिलेख है? खारवेल का। और इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि महापद्मनंद कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे, बताइए ये किस स्रोत से हम लोगों को पता चलता है? आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर बोलेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह अभिलेख किनका है भाई? तो आंसर देंगे हम लोग कि ये जो अभिलेख है कलिंग के शासक खारवेल का है। तो ये हम लोग किए महापद्मनंद। महापद्मनंद से जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा हम लोग कर लिए। इसको कॉपी कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगर आप लोग को नोट्स बनाने में आलस अनुभव होता है तो जो आजकल हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड किया जा रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो मुकेश प्रयास के नाम से है। अगर आप लोग को पीडीएफ की जरूरत है तो मुकेश प्रयास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां क्लास के एक दो दिन बाद पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नोट्स के फॉर्म में हो जाएगा। क्लास में समझिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपका एकदम बिल्कुल नोट्स होगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिए। अब जो
महापद्मनंद के बाद अगला शासक हुआ है वो हुए हैं धनानंद। महापद्मनंद को 8 पुत्र था और 8 पुत्र में एक शासक हुए हैं धनानंद। कौन भाई? जो महत्वपूर्ण है, शासक तो सभी हुए लेकिन महत्वपूर्ण है धनानंद। और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी हैं। नंद वंश का क्या है? अंतिम शासक भी हैं। कौन? धनानंद। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट धनानंद। धनानंद ये किस वंश का शासक है भाई? नंद वंश का। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग क्या आंसर देंगे? धनानंद। क्लियर है? और इसके समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला है वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। किनका आक्रमण भाई? सिकंदर का आक्रमण। तो चलिए अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत के शासक कौन थे, आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग आंसर देंगे धनानंद। क्लियर है? कौन शासक थे भाई मगध के? धनानंद। क्लियर? आइए कब? तो 326 ईसा पूर्व। कब आक्रमण किए भाई? 326 ईसा पूर्व। क्लियर है? आइए ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, कौन लेखक? यूनानी लेखक धनानंद को, किसको? धनानंद को अग्रमीज के नाम से, अग्रमीज, क्या नाम है भाई? अग्रमीज, याद रखिएगा, अग्रमीज। तो यूनानी लेखक धनानंद को किस नाम से पुकारते थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? अग्रमीज। क्लियर है? चलिए एक बात याद रखिएगा, 323 ईसा पूर्व में, कब भाई? 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर, धनानंद को पराजित कर उनकी हत्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। क्लियर है? तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को पराजित किए और उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई, वो है मौर्य वंश, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको हम अच्छे से डिटेल्स करवाएंगे, आप लोग को बहुत बढ़िया से करवाएंगे। आप लोग उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। किस वंश की स्थापना भाई? मौर्य वंश। तो अगला हम लोग करेंगे अब मौर्य वंश, लेकिन मौर्य वंश से पहले हम लोग करेंगे 2 विदेशी आक्रमण और तब ये पूर्व मध्यकाल हम लोगों का कंप्लीट होगा और तब हम लोग करेंगे मौर्य काल। क्लियर? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद और उसको पराजित कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से भाई? चाणक्य। चाणक्य का एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, और ये तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं 2 विदेशी आक्रमण। चलिए तो दूसरा अब हम लोग देखते हैं पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। क्लियर है? विदेशी आक्रमण, पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण, और इसमें 2 आक्रमण आपको करना है। एक है ईरानी आक्रमण और एक है यूनानी आक्रमण। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट हम लोग करते हैं ईरानी आक्रमण। कौन आक्रमण? ईरानी आक्रमण। क्लियर है?
तो अब आप लोग को याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसको कहेंगे? ईरानी आक्रमण को। क्लियर है? तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ईरान में उस समय एक वंश शासन कर रहा था, वंश का शासन। तो ईरान में जब वो भारत पर आक्रमण किया तो किस वंश का शासन था? आंसर होगा हखामनी वंश। किस वंश का भाई? हखामनी वंश। तो याद रखिएगा कि ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ईरान में शासक वंश कौन थे? आंसर क्या देंगे? हखामनी वंश। और इस वंश के संस्थापक थे साइरस द्वितीय। इस वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। याद रखिएगा। क्लियर है? और इन्हीं का पुत्र था डेरियस प्रथम। इसको हम लोग भारत में दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। डेरियस प्रथम कहिए या दारा प्रथम कहिए, ये किनका पुत्र है? साइरस द्वितीय का पुत्र है। और भारत पर आक्रमण करने में इन्हीं को सफलता प्राप्त हुई। भारत पर आक्रमण में सफलता प्राप्त की। तो अगर पूछे शासक का नाम तो आंसर देंगे डेरियस प्रथम। किस शासक ने, किस ईरानी शासक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? डेरियस प्रथम। किस वंश ने किया? तो हखामनी वंश। किस क्षेत्र ने किया? तो ईरानी। इतने बात को याद रखिएगा। तो ईरानी आक्रमण में सफलता जो भारत में मिला वो किनको मिला है? तो डेरियस प्रथम को, या फिर कहेंगे दारा प्रथम को। डेरियस प्रथम को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? दारा प्रथम। और ये कब? तो 518 ईसा पूर्व में। कब भाई? 518 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 518 ईसा पूर्व की बात है। चलिए आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरियस प्रथम के आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से। या फिर ये जो हमारा डेरियस का भारत पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के स्रोत क्या हैं? स्रोत तो ये 3 स्रोत हैं और तीनों जो अभिलेख है वो किनका है? तो डेरियस प्रथम का। उसमें जो फर्स्ट अभिलेख है उसको कहते हैं बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख। पहला अभिलेख कौन हो गया? बेहिस्तून अभिलेख। दूसरा जो अभिलेख है वह है पर्सिपोलिस अभिलेख। कौन अभिलेख भाई? पर्सिपोलिस अभिलेख। और तीसरा जो है हमारा वो है नक्शे रुस्तम अभिलेख। ये तीनों अभिलेख किसका है? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? डेरियस प्रथम का। तीनों अभिलेख किनका है भाई? डेरियस प्रथम का। और ये जो डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण किए हैं, इसका उल्लेख इन्हीं 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। कौन कौन अभिलेख बताइए भाई एक बार आप लोग? बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख। क्लियर है? अब आइए, ये जो ईरानी आक्रमण हुआ इसका कुछ प्रभाव पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है खरोष्ठी लिपि। कौन लिपि भाई? खरोष्ठी लिपि का प्रसार। इस आक्रमण के बाद भारत में एक नए लिपि का प्रसार हुआ, उसको क्या कहते हैं? खरोष्ठी लिपि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि लिखा कैसे जाता था? तो दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं। क्लियर? सॉरी भाई। तो खरोष्ठी लिपि का प्रसार किस आक्रमण के पश्चात भारत में हुआ?
ईरानी आक्रमण के पश्चात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है ईरानी आक्रमण का, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। वो प्रभाव है अभिलेख उत्कीर्ण। अभिलेख उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ हुई। अभिलेख उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ। और आप लोग को पता है कि भारत में मौर्य काल में अशोक के द्वारा अभिलेख बहुत लिखवाए गए। और ये जो अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा प्राप्त हुई है वो किस शासक से हुआ है? तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से ही। तो भारत में अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है अशोक के काल का। और अशोक के समय अभिलेख लिखने की परंपरा या लिखवाने की परंपरा किससे प्रेरणा प्राप्त करके? तो आप लोग का आंसर होगा डेरियस प्रथम। क्या आंसर देंगे आप लोग? डेरियस प्रथम। तो अभिलेख की परंपरा लिखवाने की और खरोष्ठी लिपि प्रारंभ, यह ईरान आक्रमण का भारत पर प्रभाव है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग करते हैं यूनानी आक्रमण। कौन आक्रमण भाई? यूनानी आक्रमण। दूसरा जो आक्रमण हुआ पूर्व मौर्य काल में वो है यूनानी आक्रमण। कौन भाई? यूनानी आक्रमण। क्लियर? फर्स्ट हुआ ईरानी और दूसरा हुआ यूनानी। चलिए, यूनान में एक स्थान था, याद रखिएगा, यूनान में एक स्थान था। यूनान में एक स्थान था और उस स्थान का नाम है मकदूनिया। मकदूनिया। क्या नाम है भाई? मकदूनिया। क्लियर है? तो यूनान में एक स्थान है मकदूनिया और वहां के शासक थे फिलिप द्वितीय। वहां के शासक कौन थे? फिलिप द्वितीय। क्लियर है? तो यूनान में एक स्थान है मकदूनिया और मकदूनिया के शासक हैं फिलिप द्वितीय। क्लियर है? कोई डाउट? मकदूनिया के शासक का नाम बताइए भाई। फिलिप द्वितीय। और ध्यान रखिएगा उनका पुत्र है सिकंदर। उन्हीं का पुत्र है कौन? सिकंदर। उन्हीं का पुत्र क्या है? सिकंदर। एक बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि यूनान भारत पर आक्रमण जब करेगा तो सबसे पहले उसको ईरान पर विजय प्राप्त करना होगा। बिना ईरान को जीते यूनानी लोग भारत प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए सिकंदर ने सबसे पहले क्या किया? ईरान पर विजय प्राप्त किया। और ईरान के किस शासक को पराजित किया? तो डेरियस प्रथम, नहीं डेरियस तृतीय, सॉरी भाई, डेरियस तृतीय को पराजित कर ईरान पर विजय प्राप्त किया। याद रखिएगा, किस पर विजय? ईरान पर। किस शासक को सिकंदर पहले पराजित किया है? डेरियस तृतीय को। कहां के शासक थे? ईरान। तो बिना ईरान को जीते भारत पर यूनान के द्वारा आक्रमण संभव नहीं था। तो सबसे पहले सिकंदर ईरानी शासक डेरियस तृतीय को पराजित किया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर जो आक्रमण भारत पर किया, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण पहले भी किए हम लोग 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। एक दो क्वेश्चन यहां से करवाते हैं आप लोग को। सबसे पहले पूछता है सिकंदर के गुरु का नाम। सिकंदर के गुरु का नाम, तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। याद रखिएगा, क्या नाम था? अरस्तु। फिर क्वेश्चन पूछता है सिकंदर किस दर्रे को पार करके? तो खैबर दर्रा को पार करके, खैबर दर्रा को पार करके
भारत पर आक्रमण किया। किस दर्रा को पार करके? खैबर दर्रा को पार करके। और ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के आक्रमण के बाद तक्षशिला का शासक आम्भी, कहां का शासक? तक्षशिला का शासक आम्भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को। आत्मसमर्पण कर दिया। तो भारत के किस शासक ने सिकंदर के आगे आक्रमण के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था? आप लोग का आंसर क्या होगा? तक्षशिला के शासक आम्भी द्वारा। क्लियर है? आइए अब ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ है सिकंदर के आक्रमण के बाद, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो युद्ध का नाम है हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज या फिर कह सकते हैं हम लोग झेलम या झेलम, और झेलम को ही पहले हम लोग वितिस्ता कहते थे। क्या कहते थे? वितिस्ता। तो हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है सिकंदर के आक्रमण, यूनानी आक्रमण के समय का। तो अगर आप लोग से पूछे हाइडेस्पीज युद्ध कब हुआ था, तो आंसर देंगे 326 ईसा पूर्व में। कब भाई? 326 ईसा पूर्व में। किनके बीच? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच। पंजाब के शासक पोरस के बीच। और पोरस जो है वो सिकंदर से पराजित हो गए थे, लेकिन इस युद्ध में पोरस की वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उनका राजपाट वापस लौटा दिया। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का नाम बराबर पूछता है हाइडेस्पीज या झेलम या वितिस्ता का युद्ध। कब भाई? 326 ईसा पूर्व में। पोरस कहां के शासक थे? पंजाब के शासक थे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर भारत में कितने दिन रहे? तो सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा? तो आंसर होगा 19 महीने। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आप लोग का आया हुआ है कि सिकंदर भारत में कितने दिन रहे थे। आंसर क्या होगा? 19 महीने। तो यह क्वेश्चन भी लिख लीजिए भाई आप लोग। सिकंदर भारत में रहा, सिकंदर भारत में रहा कितने महीने? 19 महीने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखना है हम लोग को कि सिकंदर जो है भारत में 2 नगर की स्थापना किया था। सिकंदर भारत में 2 नगर की स्थापना की। 2 नगर की स्थापना की। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कर पाएंगे आप लोग? कितने दिन रहे? 19 माह। क्लियर? आइए अब ध्यान दीजिएगा, सिकंदर भारत में कितने नगर की स्थापना किया है? 2 नगर की स्थापना। एक को कहते हैं निकैया, निकैया। इसको दूसरा विजयनगर भी कहते हैं, विजयनगर। भारत में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो नगर स्थापित किया गया उसका नाम है निकैया, और उसको विजयनगर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो नगर है वो है बाऊकेफला। बाऊकेफला ये सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम है। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम। तो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर स्थापित किया, बाऊकेफला। तो सिकंदर भारत में कितने नगर की स्थापना किए हैं? ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे आप लोग कर देंगे? कितने नगर भाई? 2 नगर। क्लियर है? आइए सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु कहां हुआ है यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को याद रखना है बेबीलोन। कहां हुआ है भाई?
बेबीलोन। तो याद रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग का आंसर होगा बेबीलोन। क्लियर है? कब भाई? 323 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की उम्र में? तो 33 वर्ष की उम्र में, मात्र 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर महान, सिकंदर मात्र 33 वर्ष की उम्र में इतना विजय प्राप्त किया कि हम लोग उसको सिकंदर महान कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। क्लियर है? कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की। कब भाई? 323 ईसा पूर्व में। कहां? बेबीलोन में। तो ये याद रखना है आप लोग को। एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी लेखक का नाम, यूनानी लेखक का नाम पूछता है बराबर आप लोग से कि सिकंदर जब भारत आया तो उनके साथ 3 यूनानी लेखक आए थे, उनका नाम बराबर आप लोगों से पूछा जाता है। तो फर्स्ट लिखिए नियार्कस। नियार्कस ये जल सेना प्रमुख भी थे सिकंदर के, जल सेना प्रमुख। ठीक है? दूसरा जो है वो है आनेसिक्रीटस। आनेसिक्रीटस दूसरे लेखक का नाम है। और तीसरे का नाम है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस, टॉ है भाई, टॉ, अरिस्टोबुलस। तो ये 3 जो हैं वो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आए थे। ये तीनों यूनानी लेखक हैं। नियार्कस के बारे में एक बार पूछा गया कि कौन सिकंदर के जल सेना प्रमुख थे, आप लोग का आंसर क्या होगा? नियार्कस। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग पूर्व मौर्य काल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं या आज तक बने हैं उस पर चर्चा किए, और उम्मीद है यह आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी रहेगा। मित्रों, बंधुओं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम कुछ बेहतर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ करें ना करें, कम से कम कमेंट्स करके तो बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा प्रयास, किस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्या ये सही दिशा है? कमेंट्स तो करें, क्या लगता है इसमें आप लोगों को? ये आज तक समझ में नहीं आया। फिर भी चलिए भाई, मेरा काम है कहना, मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर पढ़ाई करवाना। रेस्ट आप लोग जानिए, हमको तो कभी भी भाई वो नाटक करने नहीं आता है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, और हम सिर्फ पढ़ाना जानते हैं। रेस्ट हमको कुछ नहीं आता है भाई। अब आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। रेस्ट और आप लोगों से कुछ नहीं कहना मुझे। तो चलिए भाई, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।